हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का। और तो पहले के दो लेक्चर में हमने ये सीखा कि केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड भी सीखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो फिर आज जो हम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स की मदद से हो रहा है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए? हमारा सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। देख रहे हो ना, जैसे तुम्हारा रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, ये दोनों रिएक्ट किए और इसने क्या बनाया? सी। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? क्योंकि इसमें दो चीज कंबाइन होके कोई एक प्रोडक्ट बना रही है। समझ में आया? इसीलिए इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? ए प्लस बी प्लस सी और बन गया हमारा डी। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हाँ, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे रिएक्टेंट है वो टू और मोर, मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिंगल। देखो यहां जो प्रोडक्ट है वो हमारा सिंगल सी है, यहां देखो जो हमारा प्रोडक्ट है सिंगल डी है। और रिएक्टेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब रिएक्टेंट तुम्हारा दो या दो से अगर ज्यादा भी होगा, चाहे तीन होगा, मतलब चाहे चार होगा, मतलब कुछ भी, मतलब चाहे 10 हो जाए चाहे 20 हो जाए, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। अगर वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। समझ में आया? जैसे जो एग्जांपल है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से जब होगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो अब तुम कहोगी कि सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसमें तो दो प्रोडक्ट बन गया। इसमें तो दो प्रोडक्ट बन गया, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कंडीशन थी कि क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। अरे भैया, ये दो प्रोडक्ट नहीं बना है, प्रोडक्ट एक ही बना है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केवल प्रोडक्ट है। यहां जो ये हीट है ये एक एनर्जी है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये हमने दिखा दिया है कि इस प्रोसेस में हीट निकल रही है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं, ये एक एनर्जी है। समझ में आया? तो यहाँ देखो दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर तुम्हारे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। समझ में आया? ये क्विक लाइम जानते हो क्या होता है? जो तुम्हारे घर में चूना आता है वही समझ लो, ये कैल्शियम ऑक्साइड वही होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ, तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसीलिए कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ एक मैं पॉइंट लिखा हूं, द सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। समझ रहे हो? ये जो स्लेक्ड लाइम है इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब जब CaO और H2O को हमने मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसी को स्लेक्ड लाइम कहते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है हम इसमें इसको कहाँ यूज करते हैं? वाइट वॉशिंग द वॉल। मतलब इसको हम दीवाल को पेंट करने के लिए करते हैं, और वो भी किस कलर का? वाइट, मतलब सफेद। जो कहते हैं नहीं, गांव में आपने घर देखा होगा, घरों पे चूना पोत देते हैं, तो ये वही प्रोसेस होती है। वो लोग चूना लेते हैं और उसके अंदर पानी मिला देते हैं। चूने के अंदर जब पानी मिला देते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर उसी सॉल्यूशन से दीवार को पेंट कर देते हैं, उसकी रंगाई कर देते हैं। समझ में आया? तो ये जो सॉल्यूशन होता है स्लेक्ड लाइम का वो हमारा वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज होता है। फिर अब इसमें एक पॉइंट और है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एयर में प्रेजेंट कैल्शियम डाइऑक्साइड, सॉरी, ये जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, किससे?
कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और एक थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की। जैसे तुमने ये दीवार ली और तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लिया बाल्टी के अंदर, समझ में आया? अब इस सॉल्यूशन को तुमने दीवार पे डाल दिया, दीवार पे तुमने इस सॉल्यूशन को डाल दिया, तो फिर क्या होगा? तो जो यहाँ तो दीवार, यहाँ तो एयर होगी, तो जो एयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। मतलब 2 से 3 दिन बाद जब ये सूख जाएगा, मतलब समझ रहे हो, 2 से 3 दिन बाद ये सूख जाता है और वो जो सूखा हुआ जो पपड़ी होता है चूने का, जब आप कहीं देखते होगे जो चूने का पपड़ी होता है वो असल में क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि जो हमने तो डाला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर में CO2 है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है यही उस दीवार को शाइनी फिनिश देता है। मतलब वही जो उस दीवार को एकदम बढ़िया सफेद चमकीला मतलब एकदम बना देता है, उसको शाइनी फिनिश, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है CaCO3, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है वही इस दीवार को शाइनी फिनिश देता है। तो इसकी रिएक्शन क्या है देख लेते हैं। ये देखो, ये इसकी रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है वो देखो एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट कर गया और उसने क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनाया। और इसी इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारी जो वॉल होती है, वॉल हैव शाइनी फिनिश, मतलब वो काफी अच्छी दिखने लगती है। समझ में आया? फिर उसके बाद अब यहाँ एक पॉइंट नोट कर लो, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो असल में मार्बल का फॉर्मूला होता है। जो तुम्हारे घर में मार्बल टाइल्स लगते हैं उसी को तुम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो। समझ में आया? मतलब जो तुम्हारे घर में मार्बल्स लगते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला तुम्हारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में आ चुका है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो फिर इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें यह पता था A+B कन्वर्टेड इनटू C, मतलब प्रोडक्ट एक ही बनेगा, रिएक्टेंट दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से ज्यादा कितने भी हो, मतलब 2 और मोर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अब ये देखो, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ये भी तुम्हारा क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे? तुम देख रहे हो यहाँ तुम्हारे 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना बन रहा है? एक। C+O2 कन्वर्टेड इनटू CO2, तो ये भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, यहाँ देखो तुम्हारे 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना तुम्हारा बन रहा है? 1। रिएक्टेंट कितने? 2। समझ में आया? रिएक्टेंट तुम्हारे 2 और प्रोडक्ट 1। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा हो, मतलब रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया? उसके बाद अब एक हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब उस प्रोसेस को तुम कर रहे हो, उस रिएक्शन को तुम कर रहे हो और उस रिएक्शन के प्रोसेस में तुम्हारी क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब हीट निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो ऐसे प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। और जो जिन रिएक्शंस में ये हमारा हीट या टेम्परेचर बढ़ता है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कह देते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 का रिएक्शन जब तुम 2O2 के साथ कराओगे तो तुम्हारा CO2 बनेगा और 2H2O, और इसके साथ तुम्हारी हीट निकलेगी। समझ में आया? कोई ना कोई इसके साथ तुम्हारी एनर्जी इवॉल्व होगी। इसी कारण इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वैसे ही जो हमारा रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, वो भी क्या है, एक वो भी हमारा क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? ये देखो, ये जो नीचे लिखा है ये हमारी रिस्पायरेशन की केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है समझ लो। अब ये देखो, ये जो ग्लूकोज होता है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी इवॉल्व करता है। इसीलिए जो हमारा रिस्पायरेशन है वो हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन ही है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड along with the formation of products आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो हमारा जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसमें हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट में एनर्जी भी आ रही है, मतलब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस में हमारी एनर्जी निकल रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही, इवॉल्व मतलब निकल रही है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई इज द रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप लिखेंगे क्या? द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन द ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स एंड लिबरेट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और क्या लिबरेट कर रहा है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट कर रहा है। इसीलिए जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो हमारी एक्सोथर्मिक है। और उसके नीचे आप ये रिएक्शन लिख दीजिएगा। समझ में आया? वैसे ही जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में, वो क्या होता है? वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। जैसे जो तुम्हारा सब्जी उब्जी रहता है उसको तुम जो सड़ने की प्रोसेस होती है, मतलब वो खाद में बदलती है। जो तुम्हारे वेजिटेबल मैटर और ये सब किसी अगर तुम क्या होता है डब्बे में रख के रख दो कहीं, तो कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएगा? कंपोस्ट यानी खाद में बदल जाएगा। तो वो जो प्रोसेस होती है, वो जो केमिकल प्रोसेस होती है, वो भी कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है हमारी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। समझ में आया? उसके बाद हम दूसरे टाइप का रिएक्शन देखेंगे, वो क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ने हमने क्या क्या पढ़ा था? एक्सोथर्मिक ने हमने ये पढ़ा था कि जिस रिएक्शन के दौरान हीट या एनर्जी निकल रही हो वो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन उसी का उल्टा, अगर किसी रिएक्शन में हमारा हीट या टेम्परेचर मतलब एब्जॉर्ब हो रहा हो तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मतलब रिएक्शन इन विच एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल, अब यहां देखो, ये सिल्वर क्लोराइड ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बना रहा है? सिल्वर और क्लोरीन गैस। समझ में आया? मतलब जो तुम्हारा रिएक्टेंट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और तुम्हारा क्या बना रहा है? एजी और Cl2 बना रहा है। समझ में आया? अब ये सनलाइट क्या है? ये एक तरह की एनर्जी ही तो है। और हमने ये पढ़ा है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी निकलती है, उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसी का अब उल्टा कर दो, अब कह दो कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो तो वो क्या हो गया तुम्हारा? कॉम वो क्या होगा तुम्हारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? टूटना। ये देखो, जो ए रिएक्टेंट है वो टूट के बी और सी प्रोडक्ट में बन गया। समझ में आया? अब इसका डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट्स
and give two or more than two product, then that reaction is called decomposition reaction. समझ में आया? जैसे अगर ए कन्वर्ट होता है बी प्लस सी प्लस डी में, तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? हाँ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक जो तुम्हारा रिएक्टेंट होना चाहिए वो टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में बनना चाहिए। तो वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। समझ में आया? और डिकम्पोजिशन का रिवर्स क्या था? कॉम्बिनेशन था, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो डिकम्पोजिशन की ये तुम्हारी क्या हो गई? इक्वेशन। एक तरह से एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो तुम्हारा कन्वर्ट होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो ऐसे रिएक्शन को तुम क्या कहोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और देखो मैंने यहाँ नोट करके लिखा भी है, इट इज द रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर तुमसे कोई पूछे क्यों ये रिवर्स है कॉम्बिनेशन का, तो तुम कह देना इसलिए रिवर्स है क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, मतलब उसका एकदम जस्ट अपोजिट हो गया है। समझ में आया? ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जैसे तो तुम्हारा फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को देखो हमने एनर्जी दी, हीट दिया, और ये दो या दो से ज्यादा, मतलब देखो यार तीन, ये थ्री प्रोडक्ट्स में टूट गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे ही अब ये देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, इसको हीट दिया और ये किसमें टूट गया? दो प्रोडक्ट में। तो ये भी क्या हो गया हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। समझ में आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट गया। मतलब ये क्या हो गया? ये इसी तरह तो हो गया, ए कन्वर्टेड इनटू बी प्लस सी। समझ में आया? फिर अब इसमें एक और है कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by heating, then that reaction is called thermal decomposition reaction। मतलब अब तो हमें पता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर तुम हीट यूज कर रहे हो, मतलब तुमने उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी यूज की, तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? अब इसी जगह अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर देते, तुम कह देते इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? मतलब जिस एनर्जी का सोर्स तुम यूज करोगे तो उसी के नेम से डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारी बन जाएगी। जैसे ये तो हमें पता ही है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर मैंने पूछा तुमसे किस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखो इसमें हीट यूज हो रहा है, मतलब ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? ये भी देखो उसके नीचे ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। एक तुम्हारा रिएक्टेंट है, वो तुम्हारा डिकम्पोज हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये भी तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इसमें क्या हुआ? जो हमारा लेड नाइट्रेट था PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हमने हीट किया और हमें मिला क्या? लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। और ये जो NO2 होता है ये किस कलर का होता है? NO2 गैस हमारा किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो तुम्हारा, जब तुमने रिएक्शन कराया तो तुम्हारा ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है, तो वो क्यों निकल रहा है? तो तुम कहोगे इस रिएक्शन के दौरान हमारा NO2 फॉर्म हुआ है और उसी NO2 के कारण हमारा क्या होता है? ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है। समझ में आया? उसके बाद ये भी देखो, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक रिएक्टेंट है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? दो प्रोडक्ट में हमारा फॉर्म हो गया। ये व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। पहले ये क्या था? व्हाइट था। उसके बाद इस पे इसको हमने सनलाइट में रख दिया, फिर क्या हो गया? ये ग्रे। ये जो तुम्हारा मिक्सचर हुआ वो क्या हो गया? ग्रे कलर में हो गया।
वैसे तो ये गैस है, वही समझो जो Ag हो गया तुम्हारा वो ग्रे कलर में चेंज हो गया। तो ये भी क्या हुआ, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक रिएक्टेंट तुम्हारा दो प्रोडक्ट्स में टूट गया। वैसे ही तुम्हारा क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। जो तुम्हारा सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में आया और वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। और ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है तुम्हारी डिकम्पोजिशन, क्या है तुम्हारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्टेंट तुम्हारा दो या दो से ज्यादा अगर प्रोडक्ट में टूटता है तो तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है AgBr वाली, ये रिएक्शन तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। समझ में आया? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको तुम्हें लर्न करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट कह देता है कि विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो तुम ये रिएक्शन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। समझ में आया? उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां देखो, आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ हो रहा है और ये आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहा है। यहां तुम ध्यान से देखो, पहले Fe था और CuSO4 था। तो Fe ने क्या किया, Fe ने Cu की जगह ले ली। Fe ने क्या किया, Cu की जगह ले ली, Cu को बाहर निकाल दिया और Cu की जगह पे खुद जाके बैठ गया। Cu को क्या किया इसने, Cu को बाहर निकाल दिया और खुद जाके Cu की जगह बैठ गया। मतलब उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको उसके पद से उसने हटा दिया। तो जब ये Fe इसकी जगह आ जाएगा तो तुम्हारा क्या बच जाएगा, FeSO4, और जो तुम्हारा Cu है वो बाहर निकल जाएगा, ये Cu बन गया। समझ में आया? ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट मतलब Fe जो तुम्हारा है वो डिस्प्लेस कर रहा है एनोदर एलिमेंट मतलब Cu को, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? इसको ध्यान से पढ़ लो। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? Fe plus CuSO4 converted into FeSO4 plus Cu। समझ में आया? ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने का। फिर जैसे ये भी एग्जांपल देखो, यहाँ जिंक का रिएक्शन CuSO4 से हो रहा है, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ZnSO4 प्लस Cu बन गया। समझ में आया? वैसे ही ये लेड का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ हो रहा है, तो लेड कॉपर की जगह लेड ने ले ली, यहाँ क्या हो गया, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर अलग से हो गया। इसमें तुम देख रहे हो ना, Pb ने यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, Zn ने यहाँ Cu को डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आया? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ एक वो है पॉइंट है कि जो तुम्हारे जिंक और लेड होते हैं वो तुम्हारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं कॉपर से। जिंक और लेड मोर रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, इसीलिए ये डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को इसके कंपाउंड से। समझ में आया? मतलब CuSO4 इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। तो जिंक के पास इतनी ताकत है कि इसने कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह अपना खुद चला गया। समझ में आया? ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? मतलब ये जो रिएक्शन पहले लिखा है हमने, क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, Cu plus ZnSO4 converted into CuSO4 प्लस Zn, क्या ये पॉसिबल है? मतलब हमने इसी का उल्टा रिएक्शन उल्टा लिख दिया। यहां Zn ने तो कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, क्या यहाँ कॉपर Zn को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि जो जिंक और लेड है ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं कॉपर से। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसको कमजोर वाला उसके सॉल्यूशन से नहीं हटा सकता है। जिंक यहाँ कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर का ये एक सॉल्यूशन है, जिंक ने कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर के सॉल्यूशन से इसको बाहर फेंक दिया, लेकिन कॉपर
जिंक सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से बाहर नहीं फेंक सकता, मतलब ये रिएक्शन तुम्हारी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं इसको बाहर फेंक सकता? क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है इन कंपेयर टू जिंक। समझ में आया? मतलब जिंक ज्यादा ताकतवर है और सीयू कम ताकतवर है। तो यहां देखो, यहां जिंक ज्यादा ताकतवर था, इसने सीयू को उसके घर से, मतलब उसके सॉल्यूशन से ही निकाल के फेंक दिया। लेकिन अब यहां Cu था और उसका रिएक्शन ZnSO4 के साथ हो रहा था, लेकिन Cu तो कमजोर है, तो वो जिंक को उसके सॉल्यूशन से निकाल के नहीं फेंक पाएगा। इसीलिए जो तुम्हारी ये रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? और आप क्लास 11 12th में इसके बारे में और ब्रीफली पढ़ेंगे, और हम वहां इसके ईएमएफ और इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। वहां और अच्छे से इन सब कॉन्सेप्ट को वहां क्लियर किया गया है, तो उसको आप आगे पढ़िएगा। फिर उसके बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। एक ध्यान रखना कि अभी हमने इसके पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, और अब क्या पढ़ रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें तुम्हारे आयंस के एक्सचेंज हो रहे हैं उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे? देखो यहां ध्यान से, ये तुम्हारा सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसका रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ हुआ। अब देखो ये जो Na है ये क्या हुआ? देख ध्यान से देखना, ये जो Na है ये यहां पहुंच गया, और ये जो Ba है ये यहां पहुंच गया। मतलब इन दोनों ने आपसी चेंज कर लिया। Na इसकी जगह पे चला गया और Ba इसकी जगह पे चला गया, मतलब इसके आयंस चले गए। यहां BaCl2 कैसे बना होगा? Ba+2 चार्ज और Cl माइनस के साथ, मतलब इसके आयंस ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मतलब Ba इसकी जगह पे चला गया और ये Na इसकी जगह पे चला गया, मतलब दो लोगों ने अपनी जगह बदली। तो इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? दो आयंस ने, Na ने और Ba ने अपनी जगह को क्या होता है? बदल ली। इसी कारण ये जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना यहां एक्सचेंज ऑफ आयंस है। क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब यहां जो Na प्लस आयन था वो यहां चला गया, और यहां जो Ba2+ आयन था वो यहां चला गया। तो इसी कारण देखो ये यहाँ ये BaSO4 बन गया और यहाँ ये 2 टाइम्स ऑफ NaCl बन गया। समझ में आया? ये तुम्हारा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिर अगर तुमसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें हमारा कोई एक एलिमेंट, ध्यान रखना, उसमें हमारा कोई एक एलिमेंट एक्सचेंज हो रहा था। समझ में आया? एक एलिमेंट हमारा डिस्प्लेस हो जा रहा था, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे जो आयंस हो रहे हैं वो हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं। समझ में आया? जैसे फिर से देख लेते हैं, ये देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था इसमें हमारा एक Fe क्या है? एक Fe एक एलिमेंट है, ये कोई आयन नहीं है। ये Fe एक एलिमेंट है। जो हमारा एलिमेंट हो रहा है वो हमारा एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एलिमेंट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन उसी के बाद ये जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें ये जो हमारा है Na, ये इसके सॉल्यूशन में है ना, मतलब ये आयंस के फॉर्म में है। यहां जो हमारा हो रहा है वो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। यही फर्क है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर कोई तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच अंतर बताओ, तो पहले एक लाइन बीच में खींच देना, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देना, एक तरफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देना, फिर उसके बगल डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद दोनों को एग्जाम्पल लिख देना। तो यही तुम्हारा क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? अब देखो इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखो,
इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखो। इस रिएक्शन को, ये जब रिएक्शन तुम्हारा प्रोसेस होगी, ये रिएक्शन प्रोसेस, तो इसमें बैरियम सल्फेट बनेगा। और ये जो बैरियम सल्फेट तुम्हारा होगा, ये जो तुम्हारा बैरियम सल्फेट होगा, ये क्या होगा? पीपीटी होगा। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं इसको? प्रेसिपिटेट। ये एक क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा। क्या होगा? ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा। समझ में आया? द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। मतलब ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन प्रोसेस में तुम्हारा कोई एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? प्रेसिपिटेट उसी को कहते हैं। उसी सब्सटेंस को, मतलब ये जो BaSO4 है, ये सॉलिड है और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। समझ में आया? और अगर तुमसे कोई कहते कि प्रेसिपिटेट, तो हमें पता चल गया कि प्रेसिपिटेट वो होता है कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस जब किसी रिएक्शन में फॉर्म हो जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो तुम कह देना जिस रिएक्शन में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। मतलब ये जो तुम्हारी रिएक्शन है, इसको तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कहोगे ही कहोगे, इसके साथ तुम इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हो। क्यों प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह सकते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इसीलिए हम इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह सकते हो। तो अगर तुमसे कोई पहले पूछे ये रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले तुम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, और उसके साथ अगर वो कहे नहीं ये एक और टाइप का रिएक्शन है, तो तुम उसके बाद कह देना कि ये क्या है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे ये रिएक्शन क्या है? तुम बताओ ये रिएक्शन क्या है? अब ये रिएक्शन तुम्हारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है तुम्हारा? ये तो हम लोग अभी पढ़े थे। ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट हमारा एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, इसी कारण ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन साथ में ये एक और टाइप की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, वैसे रिएक्शन हमारे क्या होते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, सिल्वर क्लोराइड तुम्हारा सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है। इसीलिए ये रिएक्शन तुम्हारा डिकम्पोजिशन होने के साथ साथ इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि कोई गिवन रिएक्शन वो एक ही टाइप की हो। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है और ये इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। समझ में आया? लेकिन मेन क्या होती है? मेन होती है डिकम्पोजिशन। अगर तुमसे पूछा जाए ये कौन सी रिएक्शन है, तो तुम सबसे पहले डिकम्पोजिशन ही लिखोगे। मैंने जिसका जिसका नंबर डाला है वो मेन रिएक्शन है, मतलब उन्हें तो तुम्हें लिखना ही लिखना है। अगर पहले तुम्हें डिकम्पोजिशन का ऑप्शन है और इंडोथर्मिक का भी ऑप्शन है, तो तुम सबसे पहले डिकम्पोजिशन को ही टिक मारना, क्योंकि ये मेन टाइप की रिएक्शन है। और ये इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सब इसके सब टाइप्स हैं। मतलब एक तरह से ये मेन रिएक्शंस में हम इनको नहीं लेते हैं। जिन पे मैंने नंबरिंग की है 1 2 3, वो सब हमारे क्या है? मेन टाइप रिएक्शन है। और उसके साथ कुछ और रिएक्शन है, उनको हम सब टाइप रिएक्शन, जैसे इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आया? तो जैसे इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, इस रिएक्शन में, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गई। समझ में आया? अगर तुमसे कहे कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो तुम कह देना द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तुमसे कहे कि कोई व्हाट इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो तुम कह देना द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया?
उसके बाद ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं आज के क्लास में। तो इसमें क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो बैलेंस तो आप ही करेंगे क्योंकि मैंने इसको आपको लेक्चर 2 में सिखा चुका है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ केवल क्या बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊंगा। क्या बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला रिएक्शन लिखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। इसका रिएक्शन बैरियम आयोडाइड के साथ होता है। Ba किसके साथ होता है, बैरियम आयोडाइड BaI2 के साथ। और हमारा क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब यहां तुम ध्यान से देखो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जा रहा है। ये जो तुम्हारा K है यहां भाग जा रहा है, ये तुम्हारा Ba है वो हमारा यहाँ K की जगह पे भाग जा रहा है। एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, आयंस हो रहा है। समझ में आया। तो ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन हो गया, कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया क्यों, क्योंकि K की जगह पे Ba पहुंच जा रहा है और Ba की जगह पे K पहुंच जा रहा है। यहाँ Ki बन गया और यहाँ BaBr2 बन गया। इसको आप अपने आप से बैलेंस करिएगा, ये आपका होमवर्क है। समझ में आया। वैसे ही सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3। इसका ये किस में टूट रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्टेंट हमारा दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही तो हमने पढ़ा था, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि A कन्वर्टेड इनटू B प्लस सी टाइप ये रिएक्शन है। समझ में आया। वैसे ही थर्ड C रिएक्शन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, H2 प्लस Cl2 कन्वर्टेड इनटू HCl। यहाँ क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब ये दोनों कंबाइन होके इसको बना रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई तुम्हारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई तुम्हारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि ये इस टाइप की रिएक्शन है, A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C। समझ में आया। ऐसे ही फिर हम क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg प्लस HCl कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। अब यहां तुम ध्यान से देखो, एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। ये जो Mg है ये Cl के पास चला गया और MgCl2 बना गया, और यहाँ जो H है इसको बाहर निकाल दिया, इसने H2 बना दिया। किसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आया। तो ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारे जो आयंस थे वो एक्सचेंज हो रहे थे। समझ में आया। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये जो आपके एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मतलब हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं जब हम इसको बर्न करते हैं, तो इसके पहले हम इसे क्यों क्लीन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो एक बहुत रिएक्टिव मेटल है, और ये जब एयर में खुला रहता है, मतलब हम इसको ऐसे रख दिए, तो फिर क्या होगा, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। और ये जो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये बहुत स्टेबल होती है और इसको प्रिवेंट करती है फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। मतलब जैसे उसने अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना ली, तो इसके बाद ये और जो बाहर के ऑक्सीजन है उनसे रिएक्शन करने में ये रेजिस्ट करेगी, उनको रोकेगी।
इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं, ताकि वो जो ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो जाए अच्छे से, और जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो अच्छे से जल सके ऑक्सीजन के साथ। क्यों? अगर वो लेयर को हम रिमूव ना करते तो वो लेयर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में परेशानी करती, वो उसको रोकती। क्यों रोकती? क्योंकि वो जो लेयर है वो बहुत स्टेबल है। समझ में आया? इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन जो हमारा होता है उसको हम क्लीन कर लेते हैं जब भी हम उसको एयर में बर्न करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है एक, ये क्या होता है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड का आपने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया और उसके बॉटम को आपने टच किया, तो फिर पूछ रहा है आपने क्या फील किया और ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक। ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? ये हमारा बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब अमोनियम क्लोराइड के साथ होगा, क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो हमारा क्या बनेगा? बैरियम क्लोराइड। ये क्या बनेगा? ये हमारा क्या बनेगा? बैरियम क्लोराइड। ये क्या बनेगा हमारा? NH3 क्या होता है? अमोनिया। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बैरियम क्लोराइड और अमोनिया और साथ में वाटर बनता है। समझ में आया? और इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है वो सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है जब हम इस रिएक्शन को करते हैं। मतलब जब ये रिएक्शन हम करते हैं तो हमारे सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी होती है उसको ये रिएक्शन एब्जॉर्ब कर लेती है। इस रिएक्शन प्रोसेस में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, इन दिस रिएक्शन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। इस रिएक्शन में जो हमारा सिस्टम है वो हमारा सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए ये जो हमारा रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा तुम बताओ, ये तुम्हारा मग है, मतलब ये समझ लो तुम्हारा एक तरह का बीकर है, और इसमें तुमने बैरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl को डाल दिया। समझ में आया? बैरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl को डाल दिया। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट करेंगे तो ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब इस मग के सरफेस से ये क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। क्या कर लेंगे? अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये इस बीकर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये बीकर क्या हो जाएगा? ये बीकर कूल, मतलब ये बीकर ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि जो इसकी थोड़ी बहुत हीट थी उसको हमारे सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली। तो ये हमें, जब हम इसको नीचे से टच करेंगे तो हमें क्या ये फील होगा? हमें कूल फील होगा, मतलब ठंडा फील होगा। समझ में आया? और ठंडा क्यों फील होगा? क्योंकि हमें पता है ये जो रिएक्शन है वो क्या हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग से तो वो हमें, जब हम इसको नीचे से छुएंगे या टच करेंगे तो हमारा जो वो बीकर होगा या मग होगा वो हमें कूल फील होगा जब हम उसको अपने पाम से टच करेंगे। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके पेपर्स में आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक कोई एक्स सब्सटेंस है वो हमारा व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग मतलब दीवार को सफेद करने में यूज होता है, वॉल्स को सफेद करने में। उस सब्सटेंस का एक्स का नाम बताओ और उसका फॉर्मूला लिखो। तो हमारा जो यहाँ एक्स होगा वो क्या होगा? CaO। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। अब इस फिर हमसे क्या कह रहा है? नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो हमारा सब्सटेंस एक्स क्या हो गया? एक्स हमारा सब्सटेंस हो गया CaO, और इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसका फॉर्मूला CaO है।
फिर कह रहा है सेकंड, ये तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विथ वाटर, मतलब जो ये तुम्हारा एक्स है इसका रिएक्शन तुम वाटर के साथ कराओ, मतलब CaO का रिएक्शन तुम वाटर के साथ कराओ। और हमने ये रिएक्शन अभी कुछ देर पहले ही पढ़ी थी, CaO का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हुई? A प्लस बी कन्वर्टेड इंटू सी, ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। और हीट कोई प्रोडक्ट नहीं, ये एक तरह की एनर्जी है। समझ में आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। और इसको हम एक और रिएक्शन कह सकते हैं, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है तो हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन 3 है वो सॉल्व हो गया। और वैसे ही अब ये तुम्हारा क्या होता है, क्वेश्चन 5 है, सॉरी ये 4 होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन 5 है इसमें कह रहा है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। देखो इसमें तुमसे कह रहा है, पहले तो हम ये जाने एक्टिविटी 1.7 है क्या। आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 1.7 क्या है? एक्टिविटी 1.7 में क्या किया है हमने, हमने एक बीकर या मग ले लिया है टाइप ऐसे, और उसमें पानी भर दिया है। क्या भर दिया है? वाटर। इसमें हमने वाटर भर दिया है और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? इलेक्ट्रोड्स। और फिर इन इलेक्ट्रोड्स में बैटरी कनेक्ट कर दी है। ये तुम्हारी क्या है? बैटरी। समझ में आया? मतलब वाटर में हमने इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स अभी आप पढ़ेंगे कार्बन के होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ऐसे हमने लगा दिए हैं। ये वाटर है हमारा, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मतलब उसमें करंट पास कर दिया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस ऑफ वाटर। ये जो लिसिस होता है, लिसिस मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना, मतलब ब्रेक होना। जब हम इलेक्ट्रिक से किसी चीज को ब्रेक करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और हम किसको ब्रेक कर रहे हैं? वाटर को ब्रेक कर रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये कह रहा है जो एक्टिविटी 1.7, मतलब ये जो एक्टिविटी है इसमें जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया वाटर का, तो मतलब यहाँ टेस्ट ट्यूब होते हैं, इसको इसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा है। समझ में आया? ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें जो है हमारे जो गैसेस कलेक्ट हो रही हैं, दो गैस कलेक्ट हो रही है। और ये जो दोनों गैस है वो, जो जैसे कोई अगर एक गैस 5 ग्राम है तो दूसरी गैस इसका डबल मतलब 10 ग्राम है। ऐसा क्यों? वो पूछ रहा है ऐसा क्यों। एक गैस अगर एक ट्यूब में 5 ग्राम गैस है तो दूसरे ट्यूब में 10 ग्राम गैस है, मतलब उसकी डबल अमाउंट है। ऐसा क्यों है और उन गैस का नेम बताइए। तो इसको जानने से पहले हमें पहले वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन लिखनी है। तो पहले ये वाटर था और इसमें हमने क्या पास किया? इलेक्ट्रिक। क्या पास किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो ये वाटर क्या होता है? टूट जाएगा। किसमें? H2 में टूट जाएगा और प्लस O2 में टूट जाएगा। डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? गैस है। ये आपके दोनों क्या है? गैस है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यहाँ दो हाइड्रोजन के, यहाँ दो हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का दो एटम है। तो अगर मैं इसको यहाँ 2 टाइम्स कर दूं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे। लेकिन फिर ध्यान से देखो, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। समझ में आया? अब देख लो, अब ये तुम्हारी पूरी इक्वेशन बैलेंस है। तुम्हारी क्या है? पूरी इक्वेशन बैलेंस है। मतलब फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी, फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी, 2H2O converted into 2H2 plus O2,
तो वो जो हमारी जो गैसेस बन रही थी उनके नाम क्या है? एक गैस हमारी क्या है? हाइड्रोजन, और दूसरी गैस हमारी क्या है? ऑक्सीजन। फिर कह रहा है कि ये दोनों डबल अमाउंट में क्यों है? अब तुम यहां ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का अगर अगर ये ऑक्सीजन 1, इसका O2 का कॉफिशिएंट क्या है? 1। ये ऑक्सीजन 1 है, तो ये H2 क्या है? 2 टाइम्स है इसका। क्या है? 2 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर ऑक्सीजन का 1 मोल यूज होगा तो H2 का 2 मोल यूज होगा। इसीलिए जब ऑक्सीजन का 5 ग्राम जनरेट हो रहा है तो हाइड्रोजन का 10 ग्राम जनरेट हो रहा है। समझ में आया? इसी कारण से जो हमारा प्रोसेस है उसमें जो हमारा अमाउंट ऑफ वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ जो हाइड्रोजन है वो हमारा डबल है इन कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। मतलब अगर O2 तुम्हारा 5 ग्राम फॉर्म हो रहा है तो हमारा H2 10 ग्राम फॉर्म होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर O2 का 1 मोल बनता है तो H2 का 2 मोल बनता है। मतलब अगर O2 1 टाइम्स बनता है तो H2 2 टाइम्स बनता है। एक तरह से आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरी तरह से आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि H2O जो फॉर्मूला है इसमें ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम है। ये एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं डिफाइन करने का। इसमें ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम है। इसीलिए जब ऑक्सीजन 1 यूज होगा, 1 ऑक्सीजन जब यूज होगा तो हाइड्रोजन कितने यूज होंगे? 2 हाइड्रोजन यूज होंगे। इसी कारण इनका जो रेशियो है वो 1:2 है, और इसीलिए जब ऑक्सीजन 5 ग्राम बनेगा तो हमारा हाइड्रोजन 10 ग्राम बनेगा। समझ में आया? लेकिन मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस रिएक्शन से ही मानता हूं, क्योंकि ये अच्छे से आपको डिफाइन कर देगा। आप ये रिएक्शन लिख दीजिए, और यहाँ रिएक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ H2 एंड O2 इज 2:1 from this reaction. Hence, the hydrogen produced in the reaction is double the amount of oxygen produced in the given reaction. समझ में आया? और इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि जब आप हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब के पास कोई बर्निंग कैंडल ले जाते हैं, बर्निंग कैंडल ले जाते हैं हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब के पास, तो ये हाइड्रोजन जो होती है बहुत मतलब ज्वलनशील, जिसको कहते हैं कंब्यूसिबल। समझ में आया? मतलब ये बहुत ज्वलनशील होती है। इसी कारण ये जो हाइड्रोजन होती है, जब हम इसको कैंडल को हाइड्रोजन वाले मान लो ये हाइड्रोजन वाला टेस्ट ट्यूब है, इसमें H2 भरा हुआ है। जब हम इस कैंडल को हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते हैं तो ये तुरंत फायर कैच कर लेता है, कैचेस फायर, फायर कैच कर लेता है और बर्न होता है, एंड बर्न विथ अ पॉपिंग साउंड। कौन सा साउंड? पॉपिंग साउंड। मतलब जैसे पुट पुट ऐसे, मतलब इस तरह की आवाज होती है उसमें, उसी को कहते हैं पॉपिंग साउंड। तो ये कई बार पूछा गया है कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस हुई और उसमें हम हाइड्रोजन के पास हम कैंडल ले गए, हाइड्रोजन जिस टेस्ट ट्यूब में हमारी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई थी वहां हम कैंडल ले गए, तो क्या होगा? तो वहां क्या होगा? वहां क्या होता है, वो फायर कैच कर लेगा और बर्न होगा विथ पॉपिंग साउंड के साथ। समझ में आया? समझ में आया ये? और ये हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि why the amount of gas collected in two test tubes are double to one another। मतलब जो H2 में है वो 2 गुना है इन कंपेयर टू O2 में। इस रिएक्शन से हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? अब ये देखो, ये कौन सा रिएक्शन है? पहली बात तो बताओ ये कौन सा, किस टाइप का रिएक्शन है? यहाँ जो Fe है ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब ये जो ये हमारा Fe है वो Cu को डिस्प्लेस कर रहा है और बन जा रहा है FeSO4 और Cu को बाहर निकाल दे रहा है। समझ में आया? अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो हमारा कलर चेंज क्यों हो गया, और ये भी पूछ रहे हैं कि जो आयरन नील है हमारा वो क्या होता है, व्हाई डज द कलर ऑफ चेंज व्हेन एन, ये मतलब ये हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा आयरन नेल है उसको जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाले तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्यों चेंज हो गया। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ आपको, जो CuSO4 होता है ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का, ब्लू कलर का। और ये जो आपका FeSO4 होता है ये आपका किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो जब Fe का CuSO4 से रिएक्शन हुआ तो इनिशियल कलर क्या था, इनिशियल जो हमारा रिएक्शन था, इनिशियली जो हमारा रिएक्शन था, ये जो हमारा सॉल्यूशन था इनिशियली हमारा ब्लू था, लेकिन जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बना FeSO4 ये हमारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाई द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, तो आप क्या कहेंगे, बिकॉज द कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय Fe एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स टू बी फेरस सल्फेट सॉल्यूशन या आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। समझ में आया? मतलब जो जो हमारे पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था अब वो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया है, इसीलिए जो हमारा सॉल्यूशन था उसका कलर ब्लू से ग्रीन हो गया। और एक बात यहां और पूछी जाती है कि ये जो हमारे आयरन नेल है, ये आयरन नेल मतलब ये जो Fe है, आयरन नेल है, ये जब हम इसको सॉल्यूशन से निकालते हैं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। किस कलर का, ब्राउन। तो ये भी पूछा जाता है ये जो आयरन नेल है ये ब्राउन कलर के क्यों हो जाते हैं, ये इसलिए हो जाते हैं कि ये जो कॉपर देख रहे हो, ये जो कॉपर अलग से प्रोडक्ट में बन गया है सॉलिड, ये कॉपर, ये जैसे तुम्हारी आयरन नेल मतलब आयरन की कीली होती है, ये जो आयरन नेल है, ये जो कॉपर है ये इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, इस नेल के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, और इसी कारण जो आयरन नेल है वो हमको ब्राउन अपीयर होती है। ब्राउन और रेड ब्राउन भी आप कह सकते हो, रेड ब्राउन कलर की अपीयर होती है। समझ में आया? तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि जब कॉपर सल्फेट, जो हमारा कॉपर सेट सल्फेट सॉल्यूशन है उसने अपना कलर क्यों चेंज कर दिया, तो आप ये कहोगे जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। तो आयरन सल्फेट बनने के कारण जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू था वो अब चेंज हो जाएगा ग्रीन में। क्यों? क्योंकि हमारा आयरन सल्फेट बन गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो कॉपर है वो जो हमारी Fe है मतलब जो हमारा आयरन नेल है वो हमारा ब्राउन कलर का क्यों हो गया, तो आप ये कहोगे आयरन नेल ब्राउन कलर का इसलिए हो गया क्योंकि उस रिएक्शन में जब हम उस वो जो हमारा रिएक्शन हुआ Fe और CuSO4 का तो हमारा कॉपर बना, और ये जो कॉपर सॉलिड है ये आके आयरन नेल के चारों तरफ डिपॉजिट हो गया, और जब ये डिपॉजिट हो गया तो ये इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन या फिर रेड ब्राउन हो गया। समझ में आया? उसके बाद ये हमारा एक और रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में क्या है, ये एक एक्टिविटी का रिएक्शन है, एक्टिविटी 1.2, और इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपने लेड सेकेंड नाइट्रेट, यहां सेकेंड मतलब लेड का जो चार्ज है वो 2 है, यही समझो। लेड सेकेंड नाइट्रेट का रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ होता है तो पूछ रहा है क्या क्या होता है। तो पहले इसको लिखने के लिए पहले हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। लेड नाइट्रेट कैसे लिखा जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन किससे हुआ, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki से। जब ये लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होगा तो बनेगा क्या हमारा, लेड आयोडाइड PbI2, और प्लस क्या बनेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारा क्या है, लेड आयोडाइड। क्या है हमारा, लेड आयोडाइड। ये हमारा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम
नाइट्रेट। और ये तो हम जानते ही हैं, ये हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट। और ये हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होता है तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जब ये इससे रिएक्ट करता है तो ये और ये तुम्हारे बनते हैं। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। तो ये जो PbI2 होता है, लेड आयोडाइड होता है, ये क्या एक होता है, ये एक प्रेसिपिटेट होता है, PPT जिसको हम कहते हैं, ये एक होता है प्रेसिपिटेट, मतलब ये हमारा इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो ये कह रहा है कि बताओ जो प्रेसिपिटेट है उसका कलर क्या है। तो ये जो इसका लेड आयोडाइड का कलर होता है वो हमारा होता है येलो। समझ में आया। और उस कंपाउंड का नाम बताओ जो प्रेसिपिटेट हुआ। तो कंपाउंड का नाम क्या है, लेड आयोडाइड, जिसको हम PbI2 से कहते हैं, और प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, येलो है। समझ में आया। फिर सेकंड कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले उसको देखेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, तो सबसे ज्यादा इसके पास है। अब इसमें भी किसको बैलेंस कर रहे हैं, पहले NO3 को बैलेंस करें कि PB को बैलेंस करें। देखो NO3 2 टाइम्स है, PB 1 है केवल, तो पहले NO3 को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 NO3 है और यहाँ 1 NO3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ भी 2 NO3 हो गया, यहाँ भी 2 NO3 हो गया। अब NO3 को बैलेंस करने के चक्कर में जो हमारा K है उसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ 2K हो गया, तो इधर भी 2K होना चाहिए। अब यहाँ 2K हो गया। अब 2K इधर भी और 2K इधर भी बैलेंस हो गया। उसके चक्कर में I के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ 2I हो गया और यहाँ भी 2I है, मतलब I अपने आप बैलेंस है। और PB यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। समझ में आया। उसके बाद आपका पार्ट 3, इज दिस आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ भाई, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा PB आयन है वो K आयन को रिप्लेस कर दिया, और ये जो तुम्हारा K आयन है वो तुम्हारा PB आयन को रिप्लेस कर दिया। मतलब ये KNO3 बन गया और ये PbI2 बन गया। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया एक दूसरे में। इसी कारण हो सकता है ये तुम कुछ भी करा सकते हो, निगेटिव आयंस को भी एक्सचेंज करा सकते हो। तुम NO3 को यहाँ ले आ सकते हो, I को यहाँ भेज सकते हो। बात वही हुई, चाहे तुम पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज कराओ या निगेटिव आयन को एक्सचेंज कराओ, बट जो आयंस है वो तुम्हारे एक्सचेंज होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। समझ में आया। इसीलिए ये जो आपका रिएक्शन है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यस, यस, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपसे पूछो क्यों ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। समझ में आया। फिर आपका एक ये क्वेश्चन है कि ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है। Fe2O3 का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो रहा है और Al2O3 प्लस Fe बन रहा है। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये जो Al है ये चेंज हो रहा है, ये Al एलिमेंट है, ये Al क्या है, एलिमेंट है। ये Al एलिमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, Fe को ये डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जगह से, तो ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया तुम्हारा। और अगर आयंस का एक्सचेंज होता तो तुम क्या कह देते, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता। लेकिन अभी यहाँ एल्यूमिनियम एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी कारण ये इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। मतलब HCl का रिएक्शन Fe आयरन फिलिंग्स मतलब Fe के साथ हो रहा है, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा,
HCl का रिएक्शन Fe के साथ होगा तो हमारा बनेगा FeCl2 प्लस डाई हाइड्रोजन H2। मतलब हमारा क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है और क्या बन रहा है, डाई हाइड्रोजन बन रहा है और डाई हाइड्रोजन बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस या मतलब डाई हाइड्रोजन तुम्हारा फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। कैसे बैलेंस करें, यहाँ 2Cl है तो यहाँ भी 2 कर दो, तो 2Cl 2H है, बस बैलेंस हो गई, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, खत्म कहानी। समझ में आया? इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो अगर चाहो तो। बस तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था और ये सब बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आप इन सबको करिएगा। और इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शन था और उसको बैलेंस भी करना था, तो मैंने उसको बैलेंस नहीं किया, केवल टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बता दिए। तो आप उसको खुद से बैलेंस कर लीजिएगा क्योंकि बैलेंसिंग आपने सीखी है। और जितना ज्यादा बैलेंस करेंगे, ये जैसे ये क्वेश्चन है, जितना ज्यादा आप इसमें बैलेंस करेंगे आप उतना अच्छा क्या होता है, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आप प्रैक्टिस का ये रहेगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कोरिजन, रैंसिडिटी ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।